सिर्फ कुछ हफ्तों पहले की बात है। 10 नवंबर 2025। दिल्ली का दिल मतलब लाल किले के पास का जो इलाका है वो एक जबरदस्त धमाके से दहल गया। वो तस्वीरें और वो आवाजें, उन्हें भूलना वाकई बहुत मुश्किल है। एक पल में सब कुछ नॉर्मल था, गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजाही, और अगले ही पल एक कान बहरे कर देने वाला धमाका। चारों तरफ बस धुआं और अफरा तफरी। हाँ, और शुरुआती रिपोर्ट्स में तो बस यही पता चला कि एक कार में बम था। धमाका इतना ताकतवर था कि 12 से 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। कुछ ही घंटों में ये तो साफ हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं, एक आतंकवादी हमला है। बिल्कुल। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ उन खबरों को दोहराने के लिए नहीं हैं। हमारे पास जांच के कुछ शुरुआती दस्तावेज हैं, और ये दस्तावेज जो कहानी बताते हैं वो उस दिन की खबरों से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है। ये दिखाते हैं कि 10 नवंबर का हमला तो बस एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़ी और भयानक साजिश का सिर्फ पहला पन्ना। हाँ, पहला पन्ना कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है वो ये बताती है कि ये सिर्फ हिंसा का कोई अंधाधुंध काम नहीं था। इसके पीछे एक बेहद सोची समझी योजना थी, एक ऐसे लोगों का समूह था जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उनका मकसद मकसद सिर्फ राजधानी को नहीं बल्कि पूरे देश के आत्मविश्वास को हिलाना था। तो आज हम इसी साजिश की परतें खोलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, विस्फोट से। दस्तावेज बताते हैं कि बम बनाने के लिए ANFO का इस्तेमाल हुआ, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। क्या ये कोई बहुत खास विस्फोटक है? देखिए, दिलचस्प बात यही है कि ये कोई बहुत हाईटेक या कोई मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक नहीं है। एएनएफओ को एक तरह से आतंकवादियों का वर्क हॉर्स कहा जा सकता है। वर्क हॉर्स मतलब इसे बनाना आसान है, इसके लिए जो सामान चाहिए वो आसानी से मिल जाता है, जैसे खेती में इस्तेमाल होने वाला अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन इसकी असली ताकत वो इसकी मात्रा में है, और दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि कार को विस्फोटक से ठूस ठूस कर भरा गया था। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा तबाही। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर ये इतना आम केमिकल है तो कोई इतनी बड़ी मात्रा में इसे जमा कैसे कर सकता है, वो भी बिना किसी की नजर में आए? दिल्ली जैसे शहर में तो हर चीज पर नजर रखी जाती है ना। यही तो इस साजिश की चालाकी को दिखाता है। उन्होंने इसे एक बार में नहीं खरीदा, महीनों तक अलग अलग जगहों से बहुत छोटी छोटी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे रसायन जमा किए गए। अच्छा, ताकि किसी को शक ना हो। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही धीमा और धैर्य वाला ऑपरेशन था। ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया प्लान नहीं था, बल्कि महीनों की तैयारी का नतीजा था। और यहीं से मामला और भी पेचीदा होना शुरू हो जाता है। जब जांच एजेंसियां हमलावरों का सुराग ढूंढ रही थीं, तो वो शायद किसी आतंकी गुट के स्लीपर सेल की तलाश में थीं। लेकिन जब उन्होंने उस कार के जले हुए चैसी नंबर से उसके मालिक तक पहुंचना शुरू किया, तो उन्हें जो मिला उस पर तो शुरू में किसी को यकीन ही नहीं हुआ होगा। यकीन करना मुश्किल था। जांच की सुई जिन लोगों पर जाकर रुकी, वो कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि समाज के सबसे पढ़े लिखे और सम्मानित लोगों में से थे। वे डॉक्टरों का एक समूह था। हाँ, डॉक्टर्स। दस्तावेजों में नाम है डॉक्टर उमर उन्नबी, जो उस कार को चला रहा था, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद राठिर, और एक महिला डॉक्टर भी, डॉक्टर शाहीन, जिसे कोड नेम दिया गया था मैडम सर्जन। ये बात इस केस को बिल्कुल अलग मोड़ देती है। ये हमारी उस पूरी सोच को हिला देती है कि आतंकवादी आखिर बनते कौन हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग इस रास्ते पर जाते हैं वो गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, या समाज से निकाले हुए लोग होते हैं। सही कहा। लेकिन ये मामला दिखाता है कि कट्टरता की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। ये वैचारिक है, आर्थिक नहीं। जब समाज के वो लोग जिनकी जिम्मेदारी जाने बचाने की है वही जाने लेने पर उतर आएं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सिर्फ उनकी प्रोफाइलें चौंकाने वाली नहीं थी, उनका काम करने का तरीका भी। दस्तावेज बताते हैं कि वे जैशे मोहम्मद से जुड़े थे, लेकिन वे किसी आम आतंकी मॉड्यूल की तरह काम नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तरीका बेहद पेशेवर था। कोड नेम का इस्तेमाल, जैसा आपने बताया, मैडम सर्जन। और जब हम उनके कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ व्हाट्सएप या सिग्नल नहीं था। अच्छा, वे गेमिंग प्लेटफॉर्म और कुछ खास तौर पर बनाए गए ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। इससे उनके तकनीकी समझ का पता चलता है। और इस पूरी योजना के लिए उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए भी जमा किए थे। 30 लाख रुपए! तो अगर इतने पढ़े लिखे, इतने पेशेवर लोग इस साजिश के पीछे थे, तो ये सिर्फ एक कार बम तक तो सीमित नहीं हो सकता था। उनका असली मकसद क्या था? उनका एंड गेम क्या था? आपका सवाल बिल्कुल सही है। लाल किले का विस्फोट जितना भयानक था, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। जांच में जो खुलासा हुआ वो असल में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
ये समूह दिल्ली में सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाकों की पूरी मुहिम चला रहा था। मुहिम मतलब एक से ज्यादा हमले? एक से कहीं ज्यादा। दस्तावेजों के मुताबिक उनके निशाने पर कुल 7 जगहें थीं। 7? और ये कोई आम जगह नहीं थी। रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि इन संभावित लक्ष्यों में भारतीय संसद भी शामिल हो सकती थी। वे शहर के अलग-अलग कोनों में एक ही समय पर या कुछ ही घंटों के अंतराल में धमाके करना चाहते थे, ताकि पूरी दिल्ली में एक डर और अविश्वास का माहौल बन जाए। एक ऐसा माहौल जहां कोई भी कहीं भी सुरक्षित महसूस ना करे। 1 मिनट, लेकिन 7 जगहों पर हमला करने के लिए तो बहुत बड़े नेटवर्क और बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होगी। क्या ये 4-5 डॉक्टर अकेले ये सब कर रहे थे? नहीं, अकेले नहीं कर सकते थे। तो फिर यहीं पर इस साजिश का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। जांचकर्ताओं को इस पूरी योजना से जुड़ी 1, 2 या 10 नहीं, पूरी 38 संदिग्ध गाड़ियां मिली। 38 गाड़ियां? हाँ, 38। ये तो किसी छोटी-मोटी सेना के बराबर है। हाँ, मेरा मतलब है ये कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं लगता।